हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द रूल बुक। हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। इसी का आज हम छठा पार्ट छठी वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें सीसीएस लीव रूल्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू गजटेड एंड नॉन गजटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कवर किया जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉई उनको सर्विस करते करते बहुत बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ पर वो बीच में फंस के रह जाते हैं रूल की जानकारी की अभाव में। उनको पता नहीं होता कि मेडिकल सर्टिफिकेट किस रूप में, कहाँ से कौन लाएगा, कितने दिन की छुट्टियाँ कौन दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। An application for leave on medical certificate made by a gazetted government servant, यहाँ पर ध्यान दो शब्द पे, gazetted government servant, यानी कि ये केवल और केवल गेजेटेड सर्वेंट के लिए है, यानी ए क्लास ऑफिसर के लिए है। विद ए मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 3, यानी कि गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो लाएगा वो फॉर्म 3 के फॉर्मेट में होगा। आपको याद होगा कि हमने फॉर्म 1 पढ़ा था। फॉर्म 1 था जिसमें कि कोई एम्प्लॉई अपनी लीव के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और यदि वो ऑलरेडी लीव पे है तो लीव को एक्सटेंशन के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता था। फॉर्म 2 हमने पढ़ा था कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का लीव अकाउंट फॉर्म 2 के फॉर्मेट में मेंटेन किया जाएगा। अब यहाँ पर आया है फॉर्म 3, जिसमें ए क्लास ऑफिसर यदि उसे छुट्टी लेनी है तो वो फॉर्म 3 के फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 3 गिवन बाई, अब पर्सन आता है कि वो फॉर्म 3 में मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा, किस किस को ऑथोराइज है फॉर्म 3 इशू करना। A doctor in central government health scheme dispensary if such a government servant is a central government health scheme beneficiary, यदि वो सरकारी कर्मचारी CGHS स्कीम का बेनिफिशरी है, CGHS स्कीम का बेनिफिट लेता है, तो उसे CGHS डिस्पेंसरी का कोई डॉक्टर, CGHS स्कीम डिस्पेंसरी का कोई डॉक्टर उसे फॉर्म 3 में सर्टिफिकेट देगा। बाई ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बाई एन ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट इफ़ ही इज़ नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरी, और यदि वो CGHS बेनिफिशरी नहीं है तो उसको जारी करेगा वो डॉक्टर जो कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा या वो ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट होगा, वही उसको फॉर्म 3 में मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता है। बाई एन ऑथोराइज्ड डॉक्टर ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड अंडर CGHS और CS मेडिकल अटेंडेंट रूल्स 1944, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल का भी डॉक्टर ये सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल वो होना चाहिए जो CGHS स्कीम के तहत रिकॉग्नाइज्ड है या फिर वो सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंट रूल्स के तहत रिकॉग्नाइज किया गया है या उसको अथॉरिटी दी गई है। तो हमने जाना कि 3 टाइप के डॉक्टर इस कंडीशन में मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। पहला था CGHS डिस्पेंसरी का डॉक्टर, दूसरा हमने पढ़ा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल या मेडिकल अटेंडेंट जो कि ऑथोराइज है, और तीसरा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल CGHS स्कीम के तहत रिकॉग्नाइज्ड है। इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और इंडोर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट in respect of any particular kind of disease like heart disease, cancer, etc., for the treatment of which the concerned hospital has been recognized by the Ministry of Health
एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट इतना बीमार हो जाता है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है या उसको इंडोर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, यानी कि यहाँ पर मीनिंग हो रहा है कि उसको एडमिट करना पड़ जाता है हॉस्पिटल के अंदर। एक तो होता है हम ओपीडी में गए, हमने गए अपना डॉक्टर को दिखाया वापस आ गए, लेकिन दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि हम वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब वो 1 दिन 2 दिन वो हमारी इलनेस पे डिपेंड करता है। तो कुछ डिजीज़ को बताया गया है कि जैसे हार्ट डिजीज़ और कैंसर के बारे में, अगर इनके ट्रीटमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जाता है तो वो हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए और बाद में पता चला कि उस हॉस्पिटल को तो कहीं से भी कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिला है, वो तो कोई फ्रॉड डॉक्टर बस अपना ऐसे ही ओपन करके बैठ गया, तो वहाँ से आपको फॉर्म 3 इशू नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइडेड दैट द गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरी इफ़ at the time of illness is away from central government health scheme area or proceeds on duty outside the headquarter will produce medical certificate or fitness certificate in form 3 and form 5 as the case may be given by authorized medical attendant। यहाँ पर मीनिंग ये है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो कि गेजेटेड ऑफिसर है वो अपने हेडक्वार्टर से बाहर गया है, हो सकता है वो टेम्परेरी ड्यूटी पे गया हो या वो सीजीएचएस एरिया में से बाहर है। कुछ हमारे रिमोट एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर सीजीएचएस फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल नहीं होते हैं। तो अगर ऐसे एरिया में कोई गेजेटेड ऑफिसर ड्यूटी पे गया है, वो टेम्परेरी ड्यूटी पे है या ऑन ड्यूटी है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, अगर वो बीमार हो जाता है तो वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लाएगा फॉर्म 3 में। यानी कि ये केवल उस कंडीशन में है जब वो इंडोर ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हो गया था, लाइक हार्ट डिजीज़ और कैंसर डिजीज़। और अब जब वो फिट हो जाएगा यानी ट्रीटमेंट उसका कंप्लीट हो जाएगा तो फॉर्म 5 में वो लाएगा अपना फिटनेस सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप ध्यान देना, 2 फॉर्मेट्स की बात हो रही है। फॉर्म 3 जहाँ पे उसको मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका मीनिंग है कि वो बीमार है, बीमार होने का सर्टिफिकेट मिल रहा है फॉर्म 3 के फॉर्मेट में। और फॉर्म 5 जब उसकी वो बीमारी से वो रिकवर हो गया, फिट हो गया ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, तब उसको मिलेगा फॉर्म 5 के फॉर्मेट में। An application for leave on medical certificate made by a non-gazetted government servant with a medical certificate in form 4। अब बात आ गई है नॉन गैजेटेड, यानी कि जो बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास के एम्प्लॉय होते हैं, वो जब अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लाएंगे तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 4 के फॉर्मेट में होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 4 गिवन बाई। अब फॉर्म 4 के फॉर्मेट में कौन इशू कर सकता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट? ये वही सारे डॉक्टर्स होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो डॉक्टर फॉर्म 3 इशू कर रहे थे वही डॉक्टर्स फॉर्म 4 को भी इशू करेंगे। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। अ डॉक्टर इन CGHS स्कीम डिस्पेंसरी if such a government servant is a central government health scheme beneficiary। यदि वो कर्मचारी CGS बेनिफिशरी है तो उसको CGHS डिस्पेंसरी का डॉक्टर ये फॉर्म इशू करेगा। दूसरा हम देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर या ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट इफ़ ही इज़ नॉट ए CGHS बेनिफिशरी। अगर वो CGHS बेनिफिशरी नहीं है तो किसी सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर या मेडिकल अटेंडेंट उसको ये फॉर्म 4 इशू करेगा।
by an authorized doctor of the private hospital recognized under CGHS or CS Medical Attendant Rules 1944। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर ये फॉर्म 4 इशू करता है तो वो हॉस्पिटल CGHS स्कीम या CSMA रूल्स 1944 इन दोनों में से किसी के अंतर्गत वो हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज होना चाहिए। In case of hospitalization or indoor specialized treatment in respect of any particular kind of disease like heart disease, cancer, for the treatment of which the concerned hospital has been recognized by the Ministry of Health and Family Welfare। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल या जब किसी सरकारी कर्मचारी को इंडोर ट्रीटमेंट के लिए, वो भी कौन सी बीमारियों के लिए, लाइक हार्ट डिजीज़ और कैंसर, उसको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। इसी कंडीशन को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, वो क्या है, प्रोवाइडेड दैट द गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी, यहाँ पर आना चाहिए था नॉन, क्योंकि हम गेजेटेड का पहले पढ़ चुके, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन गेजेटेड का। प्रोवाइडेड दैट द नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरी एट द टाइम ऑफ इलनेस इज अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एरिया और प्रोसीड्स ऑन ड्यूटी आउटसाइड द हेडक्वार्टर will produce medical certificate or fitness certificate in form 4 and form 5। यहाँ पर आप ध्यान दो, जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है वो जो बीमार होता है तो बीमार होने का सर्टिफिकेट उसको मिलेगा फॉर्म 4 में, और जब वो फिट हो जाएगा यानी उसने अपना इंडोर ट्रीटमेंट करवा लिया और अब वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वो फिट हो गया तो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर्म 5 में। थोड़ा सा अंतर ये है कि जो गेजेटेड ऑफिसर थे उनको मिल रहा था फॉर्म 3 और फॉर्म 5, जो नॉन गेजेटेड है उनको मिल रहा है फॉर्म 4 और फॉर्म 5, यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट तो दोनों के लिए सेम है। बस जब मेडिकल में आप जाते हो ट्रीटमेंट के लिए तो तब आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है, बीमारी वाला जो सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है फॉर्म 3 गेजेटेड ऑफिसर के लिए और फॉर्म 4 नॉन गेजेटेड ऑफिसर के लिए। बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इफ देयर इज नो ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट अवेलेबल विद इन ए रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज रेजिडेंस और प्लेस ऑफ टेम्परेरी स्टे outside his headquarter and also in the circumstances when he finds it difficult to obtain medical certificate or fitness certificate from a doctor in a CGHS scheme dispensary or an authorized medical attendant, defining clearly the nature and probable duration of illness। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कई बार क्या हो सकता है कि कोई नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अपनी ड्यूटी प्लेस से, ड्यूटी हेडक्वार्टर से बाहर गया है वो ड्यूटी पर ही लेकिन अपने हेडक्वार्टर से बाहर गया है, या फिर वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है और हेडक्वार्टर से विद इन 8 किलोमीटर उसको कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल अटेंडेंट या CGHS स्कीम का हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं है। इन शब्दों पर आप दोबारा से गौर करना, उसके हेडक्वार्टर के पास या जहां वो ड्यूटी के लिए बाहर गया है हेडक्वार्टर को छोड़ के, जिस इलाके में गया है वहां से विद इन 8 किलोमीटर उसके लिए CGHS हॉस्पिटल या फिर कोई रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल अटेंडेंट अवेलेबल नहीं है, तब वो क्या करेगा, तब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर को वो अपना इलाज करवा सकता है, उससे अपना सर्टिफिकेट इशू
करवा सकता है। या फिर क्या परिस्थितियां हैं? When he finds it difficult to obtain medical certificate or fitness certificate from a doctor in CGHS scheme dispensary or an authorized medical attendant, defining clearly the nature and probable duration of illness। या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहाँ पर वो उपलब्ध नहीं हो पाता, उसके लिए CGHS डिस्पेंसरी का डॉक्टर या कोई मेडिकल अटेंडेंट तो जिस मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएगा वो क्लियरली मेंशन करेगा अपने सर्टिफिकेट में कि उसकी बीमारी का नेचर क्या है और प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, कितनी अवधि तक वो बीमार था। यहाँ पर केवल थोड़े शब्द का ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया जा रहा है मेडिकल प्रैक्टिशनर। नॉर्मली आप मेडिकल प्रैक्टिशनर को नहीं दिखा सकते। मेडिकल प्रैक्टिशनर को केवल तभी दिखा सकते हैं जब आपके लिए विदिन 8 किलोमीटर के रेडियस में CGHS डिस्पेंसरी का डॉक्टर या मेडिकल अटेंडेंट अवेलेबल नहीं है। इन केस ऑफ नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, ए सर्टिफिकेट गिवन बाय अ रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर or by a registered dentist in the case of dental ailment or by an honorary medical officer may also be accepted, provided such certificate is accepted for the same purpose in respect of its own employees by the government of the state in which the CGHS falls ill or to which he proceeds for treatment। इस पॉइंट में से यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था अब की बार वाले एग्ज़ाम में। इसको समझिए। एक नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जो कहीं दूसरे स्टेट में ड्यूटी पर गया और वहाँ पे जाके वो बीमार हो गया, ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? वो जिस स्टेट में रहता है उसको छोड़ के वो दूसरी स्टेट में चला गया बीमारी को चेकअप कराने के लिए, और वो गया किसके पास? वो कौन कौन है जिनके पास वो गया? उनमें से पहला है रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर या यूनानी डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर। फिर है रजिस्टर्ड डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के पास केवल कब जाते हैं? जब डेंटल एलिमेंट होती है। या फिर ऑनरेरी मेडिकल ऑफिसर, इनसे भी हम मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाला बिंदु जो है वो ये है कि मान लो कोई दिल्ली सरकार के अंदर कर्मचारी है, वो चला जाता है यूपी गवर्नमेंट के इनमें से किसी डॉक्टर के पास, जो कि यहाँ पर नाम बताए गए हैं रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, डेंटिस्ट या ऑनरेरी मेडिकल ऑफिसर। इनमें से अगर वो किसी के पास चला जाता है यूपी में इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ से वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके आ जाता है। लेकिन वो जमा कहाँ करेगा? वो तो जहाँ वो दिल्ली में काम कर रहा था जिस ऑफिस में, वहाँ जमा करेगा। तो यहाँ पर खेल क्या है, पॉइंट क्या है? वो ये है कि वो दिल्ली में तभी एक्सेप्टेबल है जब वो सर्टिफिकेट यूपी गवर्नमेंट में भी एक्सेप्टेबल हो। यानी कि ये जो 5 पॉइंट दिए गए, इन पांचों बिंदुओं को, इन पांचों टाइप के डॉक्टर्स को इस पर्पज़ के लिए यूपी गवर्नमेंट में भी मान्यता प्राप्त हो, तभी उसे दिल्ली गवर्नमेंट में भी मान्यता मिलेगी। अगर मान लो आप जिस यूनानी डॉक्टर के पास गए उसको यूपी गवर्नमेंट में कोई मान्यता नहीं मिली है, तो उसको दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा भी मान्यता नहीं मिलेगी, यानी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। In case of a government servant who has acquired disability, the medical authorities shall certify in Form 3A। अब क्या होता है, कई बार कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के बाहर भी, जब वो अपने घर पे है या कहीं पे है, देखो सरकारी कर्मचारी को 24 घंटे ड्यूटी पर माना जाता है,
तो होता क्या है, वो कर्मचारी को सर्विस के दौरान डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कोई शारीरिक रूप से अक्षमता हो जाती है, तो उसको जो मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफाई करेगी उसके लिए फॉर्म 3A का फॉर्मेट बनाया गया है। आपको ध्यान देना है फॉर्म के फॉर्मेट पे, यहाँ पे नाम है फॉर्म 3A, और वो किस पर्पज़ के लिए है, वो उसके लिए है जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसेबिलिटी हो जाती है। तो उस फॉर्म 3A में क्या क्या मेंशन किया जाएगा उस अथॉरिटी के द्वारा। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द डिसेबिलिटी, कि ये जो डिसेबिलिटी है ये किस टाइप की है और कहाँ तक इसका एक्सटेंट है, यानी कि बॉडी के किस पार्ट तक ये फैली हुई है। सेकंड है द डेट फ्रॉम विच सच डिसेबिलिटी हैज ओकर्ड, और ये डिसेबिलिटी किस डेट से शुरू हुई है, यानी डिसेबिलिटी का स्टार्टिंग डेट बताया जाएगा। टू द एक्सटेंट इट मे बी मेडिकली पॉसिबल टू इंडिकेट द सेम। अब मान लो कोई कर्मचारी, उसको डिसेबिलिटी हो गई आज और वो डॉक्टर के पास जाएगा 10 दिन के बाद, तो क्या डॉक्टर को ये पॉसिबल है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाए कि 10 दिन पहले हुआ था, यानी कि डॉक्टर ये जांच करके जहाँ तक पॉसिबल होता है, पॉसिबिलिटी है मेडिकल जांच के आधार पर कि इसको इतने दिन हो गए होंगे डिसेबल हुए, तो वो अब उसी आधार पर अपनी रिपोर्ट देगा। तीसरा, उसी रिपोर्ट में क्या होगा, वेदर देयर आर रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी फिट टू रिज्यूम ड्यूटी। अपनी रिपोर्ट में ही वो डॉक्टर बताएगा, फॉर्म 3A का जो फॉर्मेट है उसी में ये भी बताना है कि क्या ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो फ़िलहाल डिसेबिलिटी का शिकार है, क्या वो दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए फ़िट हो सकता है। एंड इफ़ नॉट, अगर वो नहीं हो सकता, कैटेगरिकली स्टेट दैट सच गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ completely एंड परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फॉर फर्दर सर्विस। तो अपनी उसी रिपोर्ट में वो डॉक्टर लिख कर देगा कि ये एम्प्लॉई इन फ्यूचर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट सर्विस के लिए फिट नहीं हो सकता, ये तो परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो चुका है, ये फ्यूचर में किसी भी प्रकार से सर्विस ज्वाइन नहीं करेगा। ये सब उसको अपने फॉर्म 3A में मेंशन करना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन फॉर्म 3A गिवन बाय, कौन कौन डॉक्टर फॉर्म 3A के फॉर्मेट में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। डॉक्टर इन CGHS स्कीम, जो कि CGS स्कीम के डॉक्टर हैं वो जारी कर सकते हैं। डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर जारी कर सकते हैं। ए स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन केसेस रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, यानी कि ऐसी कोई डिसेबिलिटी जिसमें विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वहाँ का विशेष डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो जारी कर सकता है। ए मेडिकल बोर्ड इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, यानी कि किसी कर्मचारी को एक से अधिक टाइप की डिसेबिलिटी हो गई है, तो किसी सरकारी हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड जिसमें कि अलग अलग टाइप के डॉक्टर शामिल होंगे, वो बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, वो सर्टिफिकेट दे सकता है। या 5वां पॉइंट है, अथॉरिटी सर्टिफाइंग स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी अंडर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, यानी कि 2016 के RPWD एक्ट में जो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू कर सकती हैं, यानी कि ये 5 टाइप के डॉक्टर के नाम दिए गए हैं जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं फॉर्म 3A के फॉर्मेट में। नो रेफरेंस फ्रॉम द हेड ऑफ ऑफिस और एनी अदर अथॉरिटी मे बी रिक्वायर्ड फॉर इश्यू ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। देखिए, ये जो 5 टाइप के डॉक्टर पहले बताए गए थे,
अगर ये किसी कर्मचारी को फॉर्म 3A के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो उन्हें किसी हेड ऑफ ऑफिस से कोई सलाह या रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आधार पर ये फॉर्मेट इशू कर सकते हैं। कोई पूछना उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जाएंगे और पूछेंगे उनके हेड ऑफ ऑफिस से कि हम इस कर्मचारी को ये सर्टिफिकेट इशू करें या नहीं करें। ऐसी कोई ज़रूरत उन्हें नहीं है। द अथॉरिटी competent to grant leave may at its discretion secure a second medical opinion by requesting a government medical officer not below the rank of a civil surgeon or staff surgeon to have the applicant medically examined on the earliest possible date। देखिए कई बार क्या होगा, आपको जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है जिसके पास आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जाएगा, यानी कि किसी डिसेबिलिटी वाले, अपंगता वाले सरकारी कर्मचारी का सर्टिफिकेट जाएगा, तो वो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कई बार अपने अधिकार क्षेत्र से खुद से वो उस एम्प्लॉय को दोबारा से मेडिकल करवाने के लिए भेज सकती है। सिक्योर ए सेकंड मेडिकल ओपिनियन, जिस अधिकारी से, जिस डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसके अलावा वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास भेज सकती है। और वो डॉक्टर जिसके पास जाएगा वो कौन होना चाहिए, उसका रैंक क्या होना चाहिए, वो सिविल सर्जन हो या स्टाफ सर्जन हो, ये उसका मिनिमम रैंक है जिसके पास अब दोबारा से यानी री मेडिकल के लिए जाएंगे। टू हैव द एप्लीकेंट मेडिकली एग्जामिन्ड ऑन द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट। और यहाँ पर जो है वो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या करेगी कि जितना जल्दी डेट अवेलेबल होती है, हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि लंबी लाइनें लगी होती हैं। अगर हमें नॉर्मली मेडिकल चेकअप कराना होता है तो हमें ये नहीं पता होता हमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कितनी लंबी डेट मिलती हैं। लेकिन कंपिटेंट अथॉरिटी ये लिखकर भेजेगी कि जितनी जल्दी टाइम या डेट अवेलेबल होता है इस गवर्नमेंट सर्वेंट का दोबारा से मेडिकल करवाया जाए। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, यानी कि जिस डॉक्टर के पास अब लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने दोबारा से रिक्वेस्ट भेज दी कि हमें इस कर्मचारी का जिसने कि डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है इसको दोबारा से एग्जामिन करवाना है, तो वो मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, जो कि स्टाफ सर्जन होगा, वो क्या करेगा, एक्सप्रेस एन ओपिनियन रिगार्डिंग द फैक्ट्स ऑफ द इलनेस। वो उस सरकारी कर्मचारी की डिसेबिलिटी के बारे में अपना विचार रखेगा, अपना ओपिनियन देगा। नेसेसिटी फॉर द अमाउंट ऑफ लीव रिकमेंडेड, उस कर्मचारी को कितनी छुट्टियां दी जाएं उसके बारे में अपना विचार देगा। आइदर रिक्वायर द एप्लीकेंट टू अपीयर बिफोर हिमसेल्फ और बिफोर ए मेडिकल ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय हिम, वो चाहे तो खुद चेक कर सकता है यानी खुद उसका मेडिकल कर सकता है, और अगर वो चाहे तो अपने द्वारा नॉमिनेट किसी दूसरे डॉक्टर के पास वो उस कर्मचारी को भेज सकता है मेडिकल एग्जामिन करवाने के लिए। यानी कि उसकी 3 ड्यूटी हो गई हैं। पहली है उसको अपना विचार देना है उस कर्मचारी की डिसेबिलिटी की टाइप के बारे में, दूसरा उसको बताना है कि इस बीमारी में इस डिसेबिलिटी के कारण इसको इतनी छुट्टियां चाहिए, और तीसरा है अगर वो चाहे तो वो खुद मेडिकल री एग्जामिन कर सकता है, और अगर वो चाहे तो अपने द्वारा नॉमिनेट किसी दूसरे डॉक्टर के पास उस गवर्नमेंट कर्मचारी को भेज सकता है री एग्जामिनेशन करवाने के लिए। इज लीव ए राइट विद मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी को फॉर्म 3A के रूप में या फॉर्म 3 के रूप में, ज़रूरी नहीं कि हमेशा डिसेबिलिटी वाला मिले, हम यहाँ दोनों टाइप की बात कर रहे हैं, फॉर्म 3A की भी और फॉर्म 3 की भी, और फॉर्म 4 की भी साथ में। फॉर्म 3 में था गेस्टेड ऑफिसर के लिए, फॉर्म 4 में था नॉन गेस्टेड ऑफिसर के लिए, और फॉर्म 3A में था
जिस सरकारी कर्मचारी को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो क्या जब वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो क्या छुट्टी उनका अधिकार बन जाएगा? क्या लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के लिए ये कंपलसरी होगा कि उनको छुट्टी दी जाए? चलिए देखते हैं। द ग्रांट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट अंडर दिस रूल डज नॉट इन इटसेल्फ कन्फर अपॉन द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न्ड एनी राइट टू लीव। यानी कि भले ही उसको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन ऐसा उसको कोई अधिकार नहीं मिला है कि उसको छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। यानी कि अभी भी छुट्टी किसी कर्मचारी का जो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आया है उसका अधिकार नहीं है। द मेडिकल सर्टिफिकेट शैल बी फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी competent to grant leave and orders of that authority awaited। यानी कि वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपनी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास भेजेगा और लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाना है उसका उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी छुट्टी अभी भी उसका अधिकार नहीं है। इज़ मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर लीव अप टू 3 days। क्या 3 दिन तक की छुट्टियों के लिए, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर आप छुट्टियां लेते हैं, तो क्या 3 दिन तक की छुट्टियों के लिए भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लाना कंपलसरी है? देखो कई बार होता है क्या है, मान लो किसी एम्प्लॉय को नॉर्मली सर्दी जुकाम खांसी हो सकती है और वो मान लो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन तक के लिए वो छुट्टी लिया है अपनी बीमारी के कारण, तो क्या तब भी उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा? द अथॉरिटी competent to grant leave may in its discretion waive the production of a medical certificate in case of an application for leave for a period not exceeding 3 days at a time। यानी कि यहाँ पर ये पावर दी गई है केवल और केवल लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को कि वो माफ़ कर सकती है। वेव का मीनिंग होता है माफ़ करना, कि वो कह सकती है कि चलो आप 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक की, मैक्सिमम लिमिट है 3 दिन, 3 दिन तक आप बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी छुट्टियां ले सकते हैं। सच लीव शैल नॉट हाउएवर बी ट्रीटेड एज लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। यानी कि ये जो आप छुट्टियां लेंगे बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, इनको मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ली गई छुट्टियां नहीं माना जाएगा। एंड शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट लीव अदर देन लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। और इनको बिना मेडिकल ग्राउंड पे दी जाने वाली छुट्टियां ही काउंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये पावर लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास है। वो चाहे तो मेडिकल सर्टिफिकेट मांग सकती है और अगर वो चाहे तो लीव देने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट ना मांगे। लेकिन ये केवल और केवल मैक्सिमम 3 दिन तक की छुट्टियों के लिए लागू है। उससे ज़्यादा की अगर आप छुट्टियां ले रहे हैं तो आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना है और ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले आपको फॉर्म 5 में अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना मैंडेटरी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, शायद कुछ ज़्यादा लंबी होगी लेकिन टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।